हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू m.m एजू पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट थिंग, मैं आपके एक मिसकंसेप्शन यहाँ पे दूर करूंगी। अक्सर यार हम ये समझ लेते हैं NEP मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बट यार इसका नाम न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं ना होके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो यार हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम अच्छे तरीके से समझ लें, फिर उसके बाद आगे सारी बातें करते हैं। क्या कुछ बातें हैं। इसका नाम क्या है भाई? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पे 2020 क्यों है? बिकॉज ऑफ ये 2020 में दी गई थी, दैट्स वाई यहाँ पे 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, तो यहाँ पे ढेर सारे सुधार किए गए हैं, ढेर सारी बातें की गई हैं। ओके, जो हमारी ये एजुकेशन पॉलिसी है इसके बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, जो कि यार हम आगे देखते हैं। जो हमारी ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि कब दी गई है? 2020 में। ओके, जो कि कब दी गई थी भाई? 29 जुलाई। ओके, और कब? 2020, जो कि मैंने आपसे पहले भी बातें की, बस हाँ डेट के बारे में बातें नहीं की थी, तो ये बातें रह गई। ओके, तो यार मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हमारा देश जब से आजाद हुआ है तो ये 2020 वाली जो ये एजुकेशन पॉलिसी है ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। बातें याद रखिएगा, ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है भाई? थर्ड नंबर की पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी। ओके, फर्स्ट ये एजुकेशन पॉलिसी कब दी गई थी भाई? हम बात क्या कर रहे हैं? हमारे देश की आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद की। तो फर्स्ट नंबर पे तो 1968 एंड सेकंड नंबर पे 1986 एंड थर्ड नंबर पे यहाँ पे बात हुई है 2020 में। ओके, तो ये कब की पॉलिसी रह गई भाई? थर्ड नंबर की पॉलिसी, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तो ये थर्ड नंबर की है। बातें करते हैं इसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं, सारे पॉइंट हम देखेंगे, सारे पॉइंट देखेंगे जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना भाई की पॉइंट होंगे। ओके, सो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, सारे पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। ओके, और यार मैं आपको बताऊं यहाँ पे जितनी भी बातें होंगी सारी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी। एंड सेकंड थिंग, बहुत इजी तरीके से बात करेंगे जो कि हाँ इजिली समझ आ जाए। ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में फिलहाल आप यहाँ पे इतना बताइए, जितनी बातें हमने यहाँ पे की वो समझ आई ना? यहाँ पे सिर्फ हमने 3 ही बातें की हैं। इसका नाम क्या है भाई? NEP का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एंड ये दी कब गई थी? 29 जुलाई 2020। एंड ये थर्ड नंबर की पॉलिसी है। फर्स्ट नंबर पे ये पॉलिसी कब दी गई थी? 1968 में। एंड सेकंड नंबर पे जो ये पॉलिसी दी गई थी इसी में बस कुछ संशोधन किए गए थे और इसमें कुछ ज्यादा नया नहीं था। ओके, कुछ संशोधन किए गए थे जो ये सेकंड नंबर की पॉलिसी थी। एंड थर्ड नंबर, यहाँ पे बहुत कुछ बातें हैं, सारी बातें करते हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। ओके, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज हुआ है, जो कि आपके एजुकेशन, फिलहाल तो बात ही यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी की जा रही है, तो ऑब्वियसली एजुकेशन में ही कुछ चेंजेस हुए होंगे। हमारी जो एजुकेशन है उसके बारे में चेंजेस हुए हैं, तो हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो मैं आपको बताऊं कि फिलहाल तो हमारा पूरा एजुकेशन का जो करिकुलम है सब कुछ चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बात बताऊं, पैटर्न ही चेंज हुआ है। पहले हम किस पैटर्न पे पढ़ाई करते थे? इवन आज भी कर रहे हैं, 10+2 का पैटर्न है ना? 10+2 के पैटर्न पे होती है। लेकिन जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगी ना, हम क्या करते थे भाई? अभी तक इवन आज भी यही कर रहे हैं कि फर्स्ट थिंग हम 10th तक की पढ़ाई करते हैं, देन 11th 12th करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले हम 12 साल तक की पढ़ाई करते थे। ओके, मतलब कि जो गवर्नमेंट थी वो 12 साल की एजुकेशन फ्री देती थी। ओके, और ये कंपलसरी भी थी। लेकिन अब क्या होगा? जो गवर्नमेंट होगी वो 15 वर्ष की एजुकेशन, ये 15 वर्ष का पैटर्न यहाँ पे तैयार किया गया। पहले जो पैटर्न था वो 12 वर्ष का पैटर्न था। ओके, ये पैटर्न कैसा है? यहाँ पे ये 5+3+3+4, आगे बात करते हैं। ये 5+3+3+4 है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे भाई हम तो 10+2 में फर्स्ट से लेकर 10 तक पढ़ ले रहे थे, और यहाँ जो 2 है
एक 11th कर लेते थे और दूसरे नंबर पे 12th कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कुछ कैसे बातें कही गई हैं, यहाँ पे पहले हम 12 वर्ष ही पढ़ते थे और अब हम यहाँ पे 15 वर्ष पढ़ रहे हैं। तो ये जो 3 वर्ष बढ़ाए गए हैं, ये पीछे बढ़ाए गए हैं या आगे बढ़ाए गए हैं, सारी बातें करते हैं। ओके, पहले हम 18 वर्ष तक की बात किए थे, तो क्या ये 18 वर्ष से 19, 20, 21 कर दिया गया है, या फिर हम 6 वर्ष से शुरू करते थे ना। पहले क्या होता था, बातें सुनिएगा, 6 to 18 हम पढ़ते थे, तो क्या ये 6 के बजाय 3 कर दिया गया। यहाँ पे सारी बातें करेंगे यार, सारी बातें करेंगे, बस लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, विद पेशेंस, विद कंसंट्रेशन, सारी बातें नोट डाउन करिएगा। बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, और हाँ, यहाँ पे यार मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत बड़ा जो एक और चेंज हुआ है, तो यार जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारी जो MHRD थी, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय जो था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्या नाम बदल के कर दिया गया है भाई, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। इस एजुकेशन पॉलिसी को क्रियान्वित करने का, चलाने का काम किसका था, MHRD का, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का ही काम था। लेकिन जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, जब ये लागू हुई, तो बस इसी MHRD का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है और कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया, बाकी है तो वही चीज है। ओके, तो यहाँ पे उद्देश्य, अच्छा इसको बदलने का उद्देश्य क्या है भाई, ऐसा क्यों किया गया, चीजें तो वही है, सब कुछ वही है, लेकिन नाम बदल दिया गया। क्यों नाम बदल दिया गया, ऐसा इसलिए कहा गया है जिससे एजुकेशन एंड लर्निंग पे थोड़ा फोकस हो सके, एजुकेशन एंड लर्निंग पे फोकस हो सके। दैट्स वाई इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, जो कि पहले क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। सारे पॉइंट अब यहाँ पे हम देखते हैं। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में, ईयर याद रखिएगा, जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में क्या किया गया था, एक समिति का गठन किया गया था। ओके, यहाँ पे एक समिति का गठन किया गया था। अब इस गठन में बहुत सारे लोग रहे होंगे। ओके, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे भाई, के कस्तूरी रंगन। और ये के कस्तूरी रंगन जो थे, ये कौन थे, इसरो के प्रमुख थे, पूर्व इसरो प्रमुख थे भाई। तो इस समिति ने, जो कि के कस्तूरी रंगन ने तैयार की थी, मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। सिर्फ प्रस्तुत ही किया गया था, लागू नहीं किया गया था। हमने बातें की हैं कि लागू कब किया गया था। तो नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, नाम याद रखिएगा, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। और इस समिति ने क्या किया, मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मसौदा प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया, मई 2019 में। हालांकि ये लागू कब हुई, 2020 में। NEP 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत का तीसरा शिक्षा नीति होगी। ये बातें हम कर चुके हैं। ये कैसी शिक्षा नीति है, कौन से नंबर की शिक्षा नीति है भाई, तीसरे नंबर की है ये 2020 वाली। ओके, आगे चलते हैं, कुछ बातें करते हैं। NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर कितने % GDP होगा भाई, 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ओके, और इस निवेश का लक्ष्य जो रखा गया है किसके द्वारा भाई, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP का 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने %, तो आपको पता होना चाहिए 6%। शिक्षा नीति को MHRD द्वारा चलाया जाता था, एज यू नो, हम पीछे बातें करके आ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, जिसे आप क्या बोलते थे भाई, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। उसका नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। किसका नाम बदल के, MHRD का नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। देखो यार, बातें मैं इसलिए बार बार कर रही हूँ जिससे सारी बातें यही क्लियर हो जाए, बात की कोई बात न रहे। MHRD के द्वारा क्या चलाया जाता था, शिक्षा नीति को क्रियान्वित किया जाता था। शिक्षा नीति को MHRD द्वारा चलाया जाता था, एज यू नो, हम पहले भी बातें किए हैं। लेकिन
यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। बातें क्लियर होती हैं? होनी चाहिए यार, बातें क्लियर होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 में 3 से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। मैंने आपसे पहले भी बातें की थी, फर्स्ट स्लाइड याद कीजिए, मैंने वहां पे आपसे बातें की थी। आज हम क्या करते हैं, 6 से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो मैंने वहां पे आपसे बातें की थी कि हम देखेंगे कि ये जो पहले क्या होता था भाई, 12 साल शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब क्या हुआ, 15 साल दी जा रही है। तो ये जो 3 साल बढ़े हैं, ये आगे बढ़े या पीछे? तो भाई 18 का तो 18 ही है, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पहले 6 साल तक से शुरू होती थी शिक्षा, 6 साल से शिक्षा शुरू होती थी, लेकिन अब क्या होगा, बच्चों को 3 साल से स्कूल भेजा जाएगा। बच्चों को 3 साल से स्कूल भेजा जाएगा। बच्चे बस जस्ट बड़े हुए, बोलना शुरू किए नहीं कि उन्हें स्कूल में दाखिला दिला दिया जाएगा। तो अब इस तरह से 3 से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। इट मीन्स 15 साल तक बच्चों को शिक्षा का अधिकार होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पे मैंने आपसे बातें की थी कि जो ये पैटर्न है 10+2 का, आज के टाइम में तो यही है, बच्चे फर्स्ट से लेकर 10 तक पढ़ते हैं, ओके, इतना पढ़ते हैं, देन यहाँ पे आप +2 देख रहे हैं, फिर इसमें 11th करेंगे एंड 12th करेंगे। तो ये 10+2 का मॉडल हो गया। लेकिन आज के टाइम में जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है, जो मॉडल है, वो क्या हो गया है भाई, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया, बिकॉज ऑफ इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीटेट एग्जाम, ओके। तो ये आपके सीटेट के एग्जाम का एकदम मतलब जैसे मैंने आपको यार बातें की थी कि यहाँ पे हम की पॉइंट बात करेंगे, ओके, फालतू की बातें नहीं होंगी, जो बातें होंगी यार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें होंगी, ओके। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 5+3+3+4, इसे याद रखिएगा बिकॉज ऑफ ये इंपॉर्टेंट है। प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ये 10+2 वाले में जो हमारा आज का शैक्षिक मॉडल है, उसमें तो हम फर्स्ट से लेकर 10 तक पढ़ते थे। तो यार इस हम 5 साल में क्या करेंगे अब, और इस 3 साल में क्या करना है, इस 3 साल में क्या करना है, और इस 4 साल में क्या करना है, सारी बातें करते हैं। तो देखो ये जो 5 साल होंगे शुरू के ना, फिलहाल मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताऊं तो देखो ये जो है हमारा ये प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर है जो हम पहले पढ़ते थे 10+2, जिसमें बच्चे की एज क्या होती थी 6 to 16, ओके। 6 से लेके 16 साल तक बच्चा अपना हाई स्कूल तक, मैट्रिक तक पढ़ लेता था, ओके। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे 2 साल बच्चा एक तो 11th करता था, दूसरा 12th करता था, तब बच्चे की एज होती थी 16 से 18 साल। यही है एजुकेशन मॉडल पहले का। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया भाई, हमने क्या देखा था 5+3+3+4, इसे याद कर लीजिएगा। बार बार इसलिए लिख रही हूँ, बार बार इसलिए बता रही हूँ जिससे सारी बातें याद हो जाए, ओके। तो देखो जो यहाँ पे 5 दिया गया है ना भाई, जो जीवन के शुरू के 3 से 8 साल होंगे ना, उन्हें कहाँ कहाँ खर्च करना है इन 3 से 8 साल को। तो यार ये जो 5 साल है ना, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 2 पार्ट में कैसा डिवाइड किया गया है, इसे हम क्या बोलेंगे, इस 5 साल को फाउंडेशनल स्टेज बोलेंगे। इस 5 साल को हम क्या बोलेंगे, फाउंडेशनल स्टेज बोलेंगे। और इस फाउंडेशनल स्टेज को हम कितने से कितने में खर्च करेंगे भाई, 3 से लेके 8 साल तक के बच्चों पे। तो ये 3 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं ना, इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो 3 से 6 साल तक और दूसरा 6 से 8 साल तक। तो ये जो 3 से 6 साल तक का टाइम है, बच्चा इसमें क्या करेगा, इसमें क्या करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई ये जो पहले भी हम देखे थे, बच्चे को 18 साल तक शिक्षा दी जाएगी, आगे भी यही होगा, 18 साल तक ही शिक्षा दी जाएगी। लेकिन हम यही जो 6 साल से शुरू करते थे, वही हम 3 साल से शुरू करेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 साल का जो बच्चा होगा, एज यू नो, आपको पता है कि जब बच्चा 3 से 4-5 साल का होता है तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं घर में, घर के बाहर आसपास खेलना शुरू करता है
है ना। घर के आसपास खेलना शुरू करता है, घर वालों को थोड़ा बहुत परेशान करता है, कहीं धूप में टायर नचा रहा है, कंचे खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, पड़ोसी के कांच तोड़ रहा है घर के, ओके। तो ये सारी एक्टिविटी बच्चे करता है, ओके। घर के बाहर गड्ढा है, उसमें पानी भरा है, उससे कहीं खेल रहा है। तो ऐसे ना बच्चा एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहा है, अनहेल्दी बातें सीख रहा है, ओके। तो ऐसे ढेर सारी चीजें जो उसके लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि बच्चा जैसे ही बड़ा हो, बोलना वोलना सीखे, तुरंत आप उसे स्कूल में भेज दीजिए। यहाँ पे हम उसे हेल्दी इन्वायरमेंट देंगे और इस तरह से मतलब पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, पड़ोसी भी खुश रहेंगे, बच्चा भी खुश रहेगा। जैसे मैंने आपसे बातें की, बच्चा कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, टायर नचा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कंचे खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। तो यहाँ पे भी वही होगा, जब बच्चा 3 से 6 साल स्कूल में जाएगा ना, तो यहाँ पे बच्चे से फिजिकल एक्टिविटी ही कराई जाएंगे, उससे पढ़ाया नहीं जाएगा। यहाँ पे ये नहीं कि बच्चों को किताब कॉपी देके यहाँ पे बैठा दिया जाए, उसे पूरा एक करिकुलम तैयार किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चे आराम से बैठ के पढ़ेंगे नहीं, बच्चे आराम से खेलेंगे जैसा वो घर पे कर रहे थे। बस वहां पे क्या था, बच्चों को संसाधन नहीं उपलब्ध थे, बच्चा टायर नचा रहा है। यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका के नाम से हम जानेंगे। आंगनवाड़ी होगा, बाल वाटिका होगा, प्री स्कूल होगा। यहाँ पे बच्चा कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेगा, जिससे, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे बच्चे को एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा, जिससे वो हेल्दी बातें सीखेगा, हेल्दी इन्वायरमेंट में रहेगा, खुद भी हेल्दी रहेगा, ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया, घर के बाहर गड्ढा है, अब गड्ढे में पानी भरा है, बच्चा उसमें जाके खेल रहा है, तो उसके लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए भी नहीं सही है। तो ये सारी चीजें होंगी यहाँ पे। और एक बात याद रखिएगा, अब यहाँ पे ना एग्जाम भी नहीं होंगे भाई, एग्जाम की बातें यहाँ पे नहीं की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे भाई पढ़ाई नहीं होनी है, तो एग्जाम की बातें होंगी क्या? बिल्कुल नहीं होंगी, ओके। तो ये बात है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, फाउंडेशनल स्टेज में कोई एग्जाम नहीं होगा भाई। और अब यहाँ पे तो हमने 3 से 6 साल तक की बातें की है ना, 3 से 6 साल तक की बातें की है। अभी कितना टाइम बच रहा है? 6 से 8 साल तक का टाइम बच रहा है, 6 से 8 साल। अब ये जो 6 से 8 साल तक का टाइम बच रहा है, इसमें बच्चा पहली क्लास में जाएगा, दूसरी क्लास में जाएगा, तो फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास बच्चा यहीं पे कंप्लीट कर लेगा, तब बच्चा होगा 6 से 8 साल तक का, ओके। फिर से वही चीजें शुरू है, ओके। और फिर उसके बाद ये तो 5 साल बच्चे के बीत गए फाउंडेशनल स्टेज में। अब बच्चा कहाँ इंटर कर रहा है भाई? प्रिपरेटरी स्टेज में। कहाँ इंटर कर रहा है? प्रिपरेटरी स्टेज में, ओके। और ये टाइम पीरियड कितने का है भाई? 5+3। ये कितने का टाइम पीरियड है भाई? 3 साल का। अब बच्चा 3 साल में आ गया, ओके। ये टाइम पीरियड कैसा रहा भाई? 3 साल का। अब ये 3 साल में बच्चा क्या करेगा? सेकेंड क्लास तक तो बच्चा यही पढ़ लिया है, सेकेंड क्लास तक, फर्स्ट एंड सेकेंड यही हो गई है। अब बच्चा किस में जाएगा? थर्ड क्लास में एंड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ बच्चा यहाँ पे करेगा। और बच्चे की एज क्या होगी? 8th to 11th। अब बच्चा जो प्रिपरेटरी स्टेज होगी उसमें बच्चा कितने से कितने साल रहेगा? 8 से 11 साल तक। 8 से 11 साल तक बच्चा प्रिपरेटरी स्टेज में रहेगा, ओके। अब यहाँ पे प्रिपरेटरी स्टेज जो है भाई, अब यहाँ पे पढ़ाई होगी बच्चे की प्रिपरेटरी स्टेज में, क्योंकि अब यहाँ पे बच्चा 3rd क्लास पढ़ेगा, 4th क्लास पढ़ेगा एंड 5th क्लास, ओके। तो अब यहाँ पे एग्जाम भाई स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ बच्चा, अब यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ अब वो पढ़ाई कर रहा है, उसकी क्लास में प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, प्रॉपर क्लासेस रन हो रही हैं, उसे पढ़ाया लिखाया जा रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे तो आपने देखा था बच्चे फिजिकल एक्टिविटी ही कर रहे थे, ओके, शुरू के 3 साल। लेकिन प्रिपरेटरी स्टेज में क्या कहा गया है भाई? एक्टिविटी भी होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी, एक्टिविटी होगी प्लस स्टडी। अब एग्जाम के लिए स्टडी तो मस्ट है ही भाई, स्टडी होगी, एग्जाम होंगे, ये सारी बातें यहाँ पे होंगी। और दूसरी मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं, यहाँ पे ये जो 3 साल है ना बच्चे के जीवन के, 3rd, 4th, 5th क्लास, ये 3 क्लास जिस एज में करेगा, यहाँ पे ना बच्चों को कोई ये नहीं फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। बच्चा जहाँ का है, जैसी लैंग्वेज वो यूज करता है, उसकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। जैसे बच्चे की मदर टंग क्या है? हिंदी है, तो बस बच्चे को हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा। अगर बच्चे की मदर टंग क्या है? मलयालम है, तो बस
बच्चे को मलयालम में ही पढ़ाया जाएगा, उसकी अपनी लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चा रिलेट कर सके। उसकी जो मदर टंग होगी, वहाँ की बच्चे के आसपास की जो लैंग्वेज होगी, उसी भाषा में उसको पढ़ाया जाएगा। बातें क्लियर होती हैं। प्रिपरेटरी स्टेज कितने साल की है? 3 साल की है। उस एज में आके बच्चा कौन कौन सा क्लास में होगा और एज क्या होगी उस टाइम पीरियड में? 8 से 11, 8, 9, 10, 11। ओके, ठीक है। अब प्रिपरेटरी स्टेज बच्चे की खत्म होती है। प्रिपरेटरी स्टेज के बाद अब बच्चा कहाँ आता है? मिडिल क्लास में। ओके, मिडिल क्लास में आता है बच्चा। तो मिडिल क्लास में जब आया तो उसकी एज क्या होगी? 11 to 14 होगी मिडिल में। ओके, मिडिल क्लास में, मिडिल स्टेज में जब आया तो बच्चा कौन से क्लास से कौन सा क्लास करेगा? 6th, 7th, 8th। बच्चा यहाँ भी 3 क्लास करेगा। ओके, यहाँ पे भी मैंने आपसे बातें की थी 5 + 3 + 3। ओके, तो यहाँ पे ये बातें हुई थी। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ये पैटर्न याद होना चाहिए। ओके, जो ये न्यू पेडागोजिकल करिकुलम है, ओके, ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आपको। तो ये 3 साल बच्चे के जीवन के ऐसे बीत गए मिडिल स्टेज में। अभी जो यार मिडिल स्टेज होगी, यहाँ पे ना बच्चे को कोई ना कोई एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। ओके, यहाँ पे बच्चे को कोई एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। लाइक दैट कोरियन हो गई, जर्मन, जापानी, फ्रेंच, थाई, स्पेनिश, पुर्तगाली। लेकिन यहाँ पे भी लैंग्वेज के लिए कोई स्ट्रिक्ट नहीं होगा। यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी ऐसे लचीला थोड़ा बनाया जाएगा कि बच्चे अपने हिसाब से, अपनी तरह से लैंग्वेज को यूज करें, अपने हिसाब से जो लैंग्वेज उन्हें अच्छी लगती है उसके हिसाब से पढ़ें। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा करिकुलम को लचीला बनाया गया, चाइल्ड सेंटर्ड बनाया गया। चाइल्ड सेंटर्ड इसलिए बनाया गया जिससे बालक का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, उसका सर्वांगीण विकास हो सके। ओके, यहाँ पे जो ये पूरा एकदम तैयार किया गया, यहाँ पे बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात कही गई है कहीं ना कहीं पूरा मिला के। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे की मिडिल स्टेज खत्म होती है 3 साल में। अब बच्चा आता है सेकेंडरी स्टेज में। सेकेंडरी स्टेज बच्चे की कितने साल की होगी भाई? 4 साल की होगी। मैंने आपसे पहले भी बातें की है। अब यहाँ पे बच्चा कितने से कितने साल तक का होगा? 14 से 18 तक का होगा। कितने से कितने साल तक का? 14 से 18 साल तक का होगा। ओके, और जैसा कि आपको पता है बच्चे ने मिडिल स्टेज में 8th क्लास तक तो कंप्लीट कर लिया था। अब जैसे वो सेकेंडरी स्टेज में आएगा, उसकी 9th क्लास स्टार्ट होगी, 10th स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्ट नहीं 10th करेगा, देन 11th करेगा, देन 12th। तो यहाँ पे ये 4 क्लासेस हैं और 4 साल है। ओके, याद रखिएगा। तो यार ऐसे हो जाता है यहाँ पे आपका 5 + 3 + 3 + 4। बातें याद रखिएगा। और आपको पता है ये जो शुरू का टाइम है, फाउंडेशनल स्टेज जो है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। बातें याद रखिएगा। ओके, उम्मीद करती हूँ बातें क्लियर हुई होंगी। आगे चलते हैं। तो यार वही सारी बातें हैं जो लिख के यहाँ पे दी गई हैं। मौजूदा ढांचा वही है, सब बातें यार सारी बातें वही है। ओके, मौजूदा ढांचा क्या है भाई? 10 + 2 एज यू नो। एंड नया ढांचा जो बना है यहाँ पे 5 + 3 + 3 + 4। ओके, वही सारी बातें यार यहाँ पे। फंडामेंटल स्टेज मल्टीपल प्ले एक्टिविटी बेस्ट लर्निंग होगी यहाँ पे। जब बच्चा कहाँ पे होगा भाई? आंगनवाड़ी में होगा, बाल वाटिका में होगा। प्रिपरेटरी स्टेज में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बच्चा कुछ एक्टिविटी भी कर रहा होगा, साथ साथ उसकी पढ़ाई भी चल रही होगी। ओके, मिडिल स्टेज में क्या होगा? बच्चों को यहाँ पे मैथ, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग होगी। ओके, साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी होगा यहाँ पे। ओके, मिडिल स्टेज में। एंड सेकेंडरी स्टेज में क्या चल रहा होगा? सेकेंडरी स्टेज में यहाँ पे बच्चे को ऐसा बनाया जाएगा कि वो क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर दे। ओके, मल्टी डिसिप्लिनरी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यार मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात, अब जैसे बच्चा 9th क्लास में आया तो यार 9th क्लास से ही कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हो जाती है कि बच्चा साइंस साइड जा रहा है, आर्ट साइड जा रहा है, कॉमर्स ले रहा है, ये मतलब स्ट्रीम डिवाइड हो जाती थी ना। तो यार अब यहाँ पे स्ट्रीम का बवाल खत्म है। ओके, मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे, बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाएगी, उस पे जोर दिया जाएगा। विषयों के चयन में लचीलापन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था यार, आपको पता है कि आज के टाइम में क्या होता है, अगर भाई किसी को मैथ्स पढ़ना है, उसको मैथ भाई बढ़िया लगती है, लेकिन यार उसको फिजिक्स नहीं अच्छी लगती है। अब उसको मैथ पढ़ना है,
अब उसको मैथ पढ़ना है तो 2 सब्जेक्ट भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट उसको बिन बुलाए मेहमान की तरह मिलते हैं, है ना, अगर उसको मैथ्स पढ़ना है। ओके, तो भले उसको फिजिक्स ना अच्छी लगती हो, केमिस्ट्री ना अच्छी लगती हो, और उसका पढ़ने का कोई मतलब इंटेंशन भी ना हो, लेकिन उसको पढ़ना है, बिकॉज ऑफ उसको अगर मैथ पढ़ना है तो पढ़ना है, या तो वो मैथ छोड़े तो उसको कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज करना होगा। लेकिन यार मैं आपको बताऊं, आज के टाइम में मतलब ये जो नया ढांचा बना है, ये जो नया पैटर्न बना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर किसी को मैथ अच्छी लगती है तो भाई लो, मैथ ले लो, मैथ के साथ वो चाहे तो बायो भी पढ़ सकता है, मैथ के साथ चाहे तो वो हिंदी भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भी पढ़ सकता है, उसको जैसे जो सब्जेक्ट उसके हिसाब से जो अच्छे लगते हैं भाई वो पढ़े। वो पॉलिटिकल साइंस ले सकता है, वो कुछ भी ले सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं। आगे चलते हैं यार, वही सारी बातें जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी हैं वही आपको यहाँ पे रिटन फॉर्म में मिली हैं। ये सारी बातें हम बार बार इसलिए कर रहे हैं यार, ये बातें इंपॉर्टेंट हैं जिससे आपकी सारी बातें यहीं पे क्लियर हो जाएं, बाद के लिए कुछ ना रहे। वही जो आपका फाउंडेशनल स्टेज है, शुरू का 5 साल जो है, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। ये 5 साल 3 से 8 साल तक के होते हैं, जैसा कि आपको पता है 3 से 8 वर्ष के बच्चों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। और यार आपको पता है फाउंडेशनल स्टेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो 3 से 6 होगा और दूसरा 6 से 8 होगा। ओके, 6 से 8। ओके, तो फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत पहले 3 वर्ष में तो बच्चों को आंगनवाड़ी या बाल वाटिका प्री स्कूलिंग शिक्षा लेना होगा, जो कि कैसी होगी भाई, खेल आधारित होगी। यहाँ पे जो ये प्री स्कूलिंग शिक्षा होगी ये कैसी होगी भाई, खेल आधारित शिक्षा दी जाएगी यहाँ पे बच्चों को। ये जीवन के पहले 3 साल होंगे बच्चे के, और ये 3 साल के बाद बच्चा क्या करेगा, आखिरी मतलब ये जो फाउंडेशनल स्टेज को 5 साल में डिवाइड किया गया है, 3 साल तो बच्चे के आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग में बीत गए। अब जो 2 साल बच रहे हैं फाउंडेशनल स्टेज के, उसमें बच्चा फर्स्ट सेकेंड क्लास कंप्लीट कर रहा होगा। ओके, तो इसके लिए भाई यहाँ पे पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। ओके, तब बच्चा यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर रहा होगा 6 से 7 वर्ष का होगा, और सेकंड क्लास जब कंप्लीट कर रहा होगा 7 से 8 वर्ष का होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे के जीवन के एक साल कैसे कैसे निर्धारित किए गए हैं। इस वर्ष में बच्चा क्या कर रहा होगा, इस वर्ष में बच्चा क्या कर रहा होगा, मतलब सारी चीजें एकदम प्लान तरीके से चल रही हैं। ओके, तो यहाँ पे फाउंडेशनल स्टेज होती है खत्म। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे बच्चा शुरू से ही फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, बच्चा घर पे भी रह के सीखता था, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करता था, लेकिन यहाँ पे बच्चों को विद्यालय बुलाया जाएगा, और वहां पे ना आप जो ये बच्चों के प्री स्कूलिंग होगी, बाल वाटिका होगी, आंगनवाड़ी होगी, उसमें कुछ ना ऐसा नजारा देखने के लिए मिलेगा। बच्चे यहाँ पे भी फिजिकल एक्टिविटी ही कर रहे हैं, लेकिन इस फिजिकल एक्टिविटी में एक मतलब बच्चे को एक हेल्दी इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। बच्चे एक सही जगह रह रहे हैं जहाँ पे बच्चे अनहेल्दी बातें नहीं सीखेंगे। बच्चे सीखेंगे किससे कैसे बातें करनी है, टीचर्स के साथ कैसा बिहेव करना है, बच्चे को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सिखाया जाएगा। ओके, यहाँ पे भी बच्चे फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी को बाधित नहीं किया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे बच्चे कुछ सीख भी रहे हैं। बात देख पा रहे हैं आप, बच्चे सीख भी रहे हैं साथ साथ। तो ये सारी बातें हैं। प्रिपरेटरी स्टेज सेकंड नंबर पे, प्रारंभिक चरण, एज यू नो कितने साल की होगी भाई, कितने साल की होगी, 3 साल की होगी, और 5 साल आप पीछे देख के आ रहे हैं, और इन 5 साल को 2 साल में और डिवाइड किया गया था। एक 3 साल जिसमें बच्चा आंगनवाड़ी में जा रहा था, और 2 साल जिसमें बच्चा फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में था। तो यार अब आपको यहाँ पे पता है कि अगर प्रिपरेटरी स्टेज में आ रहा है बच्चा, यहाँ पे सेकंड क्लास तो बच्चा फाउंडेशनल स्टेज में ही कंप्लीट करके आया था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3rd क्लास से शुरू होगा, है ना। कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी इसमें। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे 3 साल है ना। आप यही तो पूरा फॉर्मेट देख के आओ, 5 + 3 + 3 + 4। बातें बार बार इसलिए की जा रही है जिससे आपको यही याद हो। 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी, जिसमें कितने से कितने साल तक के बच्चे होंगे, 8 से 11 वर्ष के। बातें आपको पता है। देन आती है मिडिल स्टेज, मध्य चरण में बच्चा कहाँ पे होगा, कक्षा 6 से 8 तक, ये भी 3 साल तक की ही बातें हैं। तो याद आ रहा है, 5 + 3 + 3 पे आ गए आप। ओके, इसमें बच्चा कितने वर्ष का होगा, 11, 12, 13, 14 वर्ष तक के बच्चों की उम्र को यहाँ पे कवर किया जाएगा। इतने बच्चों को यहाँ पे लिया जाएगा।
ये चरण कितने वर्ष का कंप्लीट होता है भाई, कितने वर्ष में कंप्लीट होता है, 3 वर्ष में कंप्लीट होता है। जस्ट अभी बातें की जा रही हैं। इसी स्टेज में बच्चों के लिए खास कौशल विकास कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। बातें क्लियर होती हैं। अब मतलब कि यहाँ पे अब बच्चा किस क्लास में होगा भाई, 6th क्लास में होगा। बच्चा कौन सी क्लास में होगा भाई, 6th क्लास में होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटर्नशिप वगैरह शुरू हो जाएगी। कंप्यूटर कोड, मैथ, विज्ञान, कला आदि की पढ़ाई पे बच्चे पे जोर दिया जा रहा होगा। और ये जो खास कौशल की बात कही जा रही है ना, ये खास कौशल विकास कोर्स, ये जो कोर्स शुरू किए जाएंगे, इसमें फिर चाहे मैकेनिकल हो, फॉर्मिंग हो, कपड़े की कताई बुनाई हो, मतलब बच्चा जिस प्रोफेशन में जाना चाहता है। अब मतलब ये स्ट्रीम जैसा कि आप देखते थे साइंस, आर्ट, कॉमर्स, बस। तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई बच्चा खेती करना चाहता है, फार्मिंग करना चाहता है, तो उसको भी 6th क्लास से ही इसी फील्ड में ले जाया जाएगा, बच्चे को फार्मिंग कराई जाएगी। अगर कोई बच्चा मैकेनिक बनना चाहता है, हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, बच्चा जो करना चाहता है, तो वो 6th क्लास से ही कहीं ना कहीं खास विकास कौशल कोर्स शुरू कर दिया जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, 6th क्लास से ही इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं, इंटर्नशिप यार वही होता है कि मतलब जैसे आपको पता है कोई कंपनी आई और वो कंपनी बोलती है कि भाई हाँ ठीक है, तुम मुझे इतना पैसा दो, मैं आपको ये मतलब जो आपकी नॉलेज है मैं उसे इन्हेंस करूंगा, और साथ ही साथ आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस करिए, और एट द एंड मैं आपको जॉब भी दिलाऊंगा। तो ये सारी बातें होती हैं, इंटर्नशिप में की जाती है। ओके। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर कोड, मैथ, विज्ञान, कला, इस सब की पढ़ाई पे भी जोर दिया जाता है। मिडिल स्टेज खत्म होती है, अब आता है बच्चा कहाँ पे, सेकेंडरी स्टेज में। बच्चा कहाँ आता है भाई, सेकेंडरी स्टेज, माध्यमिक चरण। फिलहाल तो बातें हो ही चुकी हैं। सेकेंडरी स्टेज में बच्चा कब कौन सी क्लास में होता है, 9th, 10th, 11th, 12th। ये 4 साल तक का टाइम होता है। आपने देखा 5+3+3+4। अब ये कितने से कितने साल तक का टाइम है भाई, 4 साल तक का टाइम है। तो यहाँ पे बच्चे की वर्ष एज क्या होगी, 14 से 18 वर्ष तक में होगा। ओके। तो यहाँ पे इतने वर्ष के बच्चों को लिया जाएगा। और एज यू नो, ये वर्ष कितने ईयर में कंप्लीट होगा, 4 ईयर में कंप्लीट होगा। इस स्टेज के बच्चों को अपने विषय का चयन करने की पूरी आज़ादी होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई स्ट्रीम खत्म की जा रही होंगी। अभी ये जो ठप्पा लगाया जाता था कि ये साइंस साइड का है, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई आपने क्या किया, अगर आप बोल देते हो कि हाँ भाई मैंने बीएससी की है, ओके, तब उसको समझ आ गया कि हाँ ये साइंस साइड का ही बच्चा है। ओके। अब अगर वो बहुत ज़्यादा जानना चाहता है आपके बारे में, तो आपसे पूछ लिया जाएगा, अच्छा आपने मैथ ली थी या फिर बायो से थे आप, तो फिर उसको ये समझ आ जाएगा कि अच्छा अगर बायो से हैं तो जरूर जूलॉजी, बॉटनी, ये सारे सब्जेक्ट आपके रहे होंगे, और केमिस्ट्री। तो ये सारी बातें समझ आ जाती हैं पहले ही, बस इतना पूछ लिया जाए आपसे। ओके। तो ये सारी बातें हैं, ये सारे चेंजेस हुए हैं। और आपको यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि 5+3+4 18 वर्ष का टाइम, सॉरी 15 वर्ष का पूरा टाइम चल रहा है। यहाँ पे कितना टाइम चल रहा है भाई, 15 वर्ष का। और पहले क्या होता था, 12 वर्ष तक का। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा गया है। तो मैंने आपको यार पहले ही बताया था कि बच्चों के मदर टंग, स्थानीय भाषा में टीचिंग होगी। बच्चों की शिक्षा का भाषाई माध्यम क्या होगा, बच्चों की मदर टंग होगी, मातृभाषा होगी, बच्चे की स्थानीय भाषा होगी। बच्चा जिस लैंग्वेज में बोल रहा है, अगर बच्चा मद्रासी बोल रहा है तो मद्रासी में बच्चे को पढ़ाया जाएगा। अगर बच्चा कन्नड़ बोल रहा है तो बच्चे को कन्नड़ में पढ़ाया जाएगा। बच्चा अगर हिंदी बोल रहा है तो हिंदी में पढ़ाया जाएगा। अगर बच्चा इंग्लिश बोल रहा है तो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। कोई भी लैंग्वेज बच्चा बोल रहा हो, उसी भाषा में बच्चे को पढ़ाया जाएगा। ओके। और बच्चे पे कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चे को मतलब ये नहीं रहेगा कि उसको जबरदस्ती है कि हाँ भाई तुमको यही भाषा लेनी है, यही लैंग्वेज पढ़ना है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं का विकल्प भी उपलब्ध होगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भाई, विकल्प होगा। सिर्फ विकल्प की बात कही गई, संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाएं लाइक दैट पाली वगैरह हो गई। ओके। तो ये सारी बातें। और लेकिन बच्चों के लिए भाषा चुनाव के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी भाषा बच्चे पे थोपी नहीं जाएगी। लैंग्वेज के लिए
बच्चे के साथ कोई भी बाध्यता नहीं होगी, यहाँ पे माहौल लचीला होगा लैंग्वेज के मामले में। बधिर छात्रों के लिए, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत इंडियन साइन लैंग्वेज को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, अब जो बच्चे भाई सुन नहीं सकते उन्हें तो आप ये बता नहीं सकते हो कि ये का है, बच्चा सुन जाए, तो उसके लिए ना भारतीय संकेत कुछ बनाए जाएंगे जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत होंगे। ये सब विकसित किए जाएंगे, ये सब बनाए जाएंगे, जिससे आप इंडियन साइन लैंग्वेज, भारतीय संकेत भाषा ISL के नाम से जानोगे। ओके, जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए एक अतिरिक्त लैंग्वेज के रूप में यहाँ पे कोई भी शास्त्रीय भाषा बच्चा ले सकता है, और इसके लिए भी बच्चे पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, कोई बाध्यता नहीं होगी। ओके, एक अतिरिक्त भाषा में बच्चा कोई भी लैंग्वेज ले सकता है, फिर चाहे वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली, फारसी, इवन जो भी लैंग्वेज होती हैं, बच्चा अपने आप से, अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से कोई भी लैंग्वेज ले सकता है। और माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त भाषा में एक विदेशी लैंग्वेज होगी। यहाँ पे ये तो माध्यमिक स्तर की बात हो गई, ये उसके पहले की बात है। उसके पहले क्या होगा, शास्त्रीय भाषा कोई सिखाई जाएगी, कोई राज्य वाली भाषा सिखाई जाएगी, लेकिन माध्यमिक स्तर पर कोई एक विदेशी भाषा सिखाई जाएगी, लाइक दैट कोरियन, जापानी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी आदि किसी भी भाषा का अध्ययन बच्चा कर सकता है। और बच्चे से कतई ऐसा नहीं कहा जाएगा कि तुमको यही भाषा लेनी है, या फिर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी भाषा बच्चे पे थोपी नहीं जाएगी, किसी भी भाषा के लिए बच्चे पे कोई बाध्यता नहीं होगी। बातें क्लियर होती हैं? आगे चलते हैं। NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली विधि का विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम का बोझ को कम किया जा सके। ओके, एक ऐसा करिकुलम बनाया जाएगा और एक ऐसा टीचिंग मेथड बनाया जाएगा। ओके, बातें एक बातें ध्यान से सुनिएगा भाई। कोई एक ऐसा करिकुलम, ओके, कोई एक ऐसा टीचिंग मेथड बनाया जाएगा जिससे जो ये पूरा करिकुलम है, पाठ्यक्रम का बोझ है, जो बच्चों का इतना बैग इतना भारी है, उसको कम किया जा सके। बच्चा मतलब ऐसा होता है ना, जितना वजन बच्चों का नहीं होता उससे ज्यादा वजन बच्चे के बैग का होता है, तो बच्चे के बैग का बोझ कम किया जा सके। बच्चों को 21वीं सदी का कौशल के विकास की बात की जा सके। अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं, अनुभव आधारित, जैसा कि हम पहले क्या पढ़ाते थे बच्चे को हम बुक में CPU दिखाते थे, बच्चे को रैम बुक्स में दिखाते थे, बच्चे को कीबोर्ड बुक्स में दिखाते थे, बच्चे को माउस बुक्स में दिखाते थे। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अनुभव आधारित शिक्षण की बात कही गई है। बच्चे को कंप्यूटर लैब में ले जाया जाएगा, वहां पे बच्चे को CPU, रैम, मतलब सारी चीजें, हार्ड डिस्क, मेमोरी कहाँ पे लगती है, कैसे होती है, बच्चे को A to Z सारी चीजें बताई जाएंगी। कौशल के विकास की बात तो मैंने यार आपसे पहले ही की है कि बच्चा जो करना चाहता है, अगर उसे हार्डवेयर इंजीनियर बनना है तो उसके हिसाब से उसे शिक्षा दी जाएगी, वो उस फील्ड में ज़्यादा काम कर सकता है। अगर बच्चे को फार्मिंग करना है, अगर बच्चे को कपड़े की कताई वगैरह के बारे में इंटरेस्ट है तो वो उधर जा सकता है। खास कौशल विकास, 21वीं सदी की शिक्षा और तार्किक चिंतन, बच्चा मतलब तर्क कर सके, अगर ऐसा है तो क्यों है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप की जाएगी बच्चे की। ओके, इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षिक विषयों एवं पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। यहाँ पे बातें आप समझने की कोशिश करिएगा कि जो कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षिक विषय जो होंगे, या फिर जो मतलब पाठ्यक्रम होगा बच्चे का, या पाठ्येतर गतिविधियां, या फिर पाठ्य के अतिरिक्त जो गतिविधियां होंगी, जैसे गेम वगैरह हो गया, कंपटीशन हो गया, डिबेट हो गया, और यहाँ पे जो बच्चे का पूरा करिकुलम होगा, बातें ध्यान से सुनिएगा, बच्चे का जो पूरा करिकुलम होगा और जो सब्जेक्ट्स होंगे बच्चे के, इन सब में ये नहीं रहेगा कि बच्चे का जो करिकुलम है, बच्चे का जो सब्जेक्ट है वो कुछ और है, और बच्चों से जो गतिविधियां कराई जा रही हैं, पाठ्य के अतिरिक्त जो गतिविधियां कराई जा रही हैं, वो जमीन तो वो आसमान, इतना अंतर नहीं होगा।
बातें क्लियर होती हैं आपकी। तो इन सब में बहुत अधिक नहीं अंतर होगा, ये सारी बातें होंगी। ओके, कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी होगी। मैंने आपसे पहले ही बातें की हैं कि 6th क्लास में व्यावसायिक शिक्षा की ही बात, मतलब व्यावसायिक शिक्षा की भी बात की जाएगी। जैसा कि बच्चा अगर फार्मिंग करना चाहता है वो फार्मिंग कर सकता है, हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके बारे में भी देख सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है उसके बारे में भी देख सकता है। इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पे कंपनियां आएंगी और बच्चों को बोलेंगे कि ठीक है भाई, हम यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी इनहेंस कराएंगे, आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हो और एट द एंड हम आपको जॉब की भी व्यवस्था कर देंगे। ये बातें होंगी। ओके, आगे चलते हैं। एनसीईआरटी द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। आप यहाँ पे बातें समझ पा रहे हैं? जो एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके द्वारा अब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार किया जाएगा। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, नेशनल करिकुलम जो है वो किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? अब एनसीईआरटी तैयार करेगी स्कूली शिक्षा के लिए। ऐसे समझिए, विद्यालय में, आपके स्कूल में जो करिकुलम होगा, जो पढ़ाया जाएगा, वो कौन तैयार करेगा? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा बाय एनसीईआरटी। ओके, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा तैयार किया जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, जो आपका पाठ्यक्रम होगा, जो आपके विद्यालय में पढ़ाया जाएगा, वो किसके द्वारा? कि मतलब जैसे सिलेबस है, पाठ्यक्रम यार वही होता है। पाठ्यक्रम जो करिकुलम होता है, मतलब विद्यालय में जो एक्टिविटी आप करते हो, कितना टाइम आपको खेलना है, कितना टाइम क्या पढ़ना है, ओके, कितने टाइम पे प्रेयर होगी, क्या कुछ, वो सब क्या होगा? एनसीईआरटी तैयार करेगा पूरा पाठ्यक्रम। ओके, छात्रों को सीखने की प्रगति के बेहतर आकलन हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, नियमित और रचनात्मक आकलन। देखो यार, स्कूल में FA एंड SA एग्जाम होते हैं, जी मैं आपसे रचनात्मक आकलन की बात कर रही हूँ। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपके स्कूल में होता है, FA एग्जाम, मतलब आपने दिए होंगे FA, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसे मतलब जो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जैसे आपको पता है कि आप अपने क्लास में पढ़ा रहे हो, है ना, तो आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, ओके, आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो उसी में से क्वेश्चन कर लेना, उसी टॉपिक से क्वेश्चन कर लेना, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पे क्या बोला गया? छात्रों के सीखने की प्रगति के बेहतर आकलन हेतु, बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या सीख रहा है, कितना रह रहा है उसके सीखने में, उसका अच्छे तरीके से आकलन किया जाए, उसका मतलब अच्छे तरीके से जांच परख की जाए, असेसमेंट अच्छे तरीके से हो सके, उसके लिए यहाँ पे FA एग्जाम और जैसा कि मैंने आपको बताया ऐसे प्रणाली नियमित एग्जाम, जो कि मतलब हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, ईयरली एग्जाम होते हैं, पेन पेपर टेस्ट, जिसमें आप मतलब कि ये पहले से तैयार होता है कि हाँ पहले पेपर तैयार है, बच्चा आके क्लास में बैठे, एकदम से मतलब प्लानिंग होती है उसकी कहीं ना कहीं कि आपको इतने मतलब आपको ये होता है कि हाँ भाई 8 से 11 आके आपको एग्जाम देने हैं, आपको एक पेपर दिया जाएगा, आप कॉपी में उसका आंसर लिखेंगे। लेकिन ये जो FA एग्जाम होता है, इसमें यार ऐसा नहीं होता है। जैसा कि अभी आपकी एक क्लास चल रही है, अभी यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर आप बताइए क्या क्या है, तो आप बताओगे 5+3+3+4। ओके, तो ये कहाँ आएगा भाई? रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा। लेकिन जब आप सीटेट का एग्जाम देने जाओगे तो वो किस में आएगा? नियमित असेसमेंट में, मतलब कि नियमित आकलन में आएगा वो आपके। तो ये मतलब बेहतर आकलन है तो ये प्रणाली अपनाई जाएगी, ये बातें होती है। मतलब रचनात्मक आकलन में वही क्लास में चल रहा है, वैसे बीच बीच से बच्चों को उठा के क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए, वही होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। साथ ही इसमें विश्लेषण, तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। मतलब कि मैंने आपसे पहले ही बात की है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात कही जाएगी, कहीं ना कहीं मैं सर्वांगीण गलत लिख रही हूँ, बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात कही जाएगी। यहाँ पे बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा। ओके, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारित निकाय के रूप में एक
नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी और इस सेंटर का नाम क्या होगा भाई, परख होगा। ये नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए एक मानक निर्धारित निकाय के रूप में एक सेंटर का मतलब स्थापना की जाएगी, सेंटर की स्थापना की जाएगी। नेशनल असेसमेंट सेंटर जो होगा राष्ट्रीय आकलन केंद्र, और उस राष्ट्रीय आकलन केंद्र को हम किस नाम से जानेंगे भाई, परख नाम से जानेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों के अपने भविष्य से जुड़े निर्णय में मतलब सहायता लेने के लिए एआई का यूज किया जाएगा। एआई एज यू नो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कुछ ऐसी कोडिंग कर दी जाती है जिस कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर कहीं ना कहीं खुद से सीखने लगता है, कंप्यूटर खुद से लर्निंग करने लग जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, उसी को हम क्या बोलते हैं, एआई बोलते हैं। जब कंप्यूटर खुद से लर्निंग करने लग जाए, आपने देखा होगा एक मतलब जैसे आपने देखा था कि महात्मा गांधी की ऐसे इमेज होती है, महात्मा गांधी स्माइल करने लग जाते हैं, ब्लिंक करने लग जाते हैं, मुंडी घुमाने लग जाते हैं, है ना। तो उसमें एआई का यूज किया गया है, एआई सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है। ओके, जैसा कि मैंने आपसे बातें की, जिस कंप्यूटर में ऐसा सॉफ्टवेयर यूज किया गया होता है वो कंप्यूटर लर्निंग खुद से करने लग जाता है, कंप्यूटर खुद ब खुद सीखने लग जाता है। तो बच्चों के मतलब भविष्य से जुड़े निर्णय लेने के लिए एआई का यूज किया जाएगा, एआई आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री की योग्यता कितनी हो जाएगी भाई, 4 वर्ष की। यहाँ पे जो बीएड वगैरह होंगे वो कितने वर्ष के हो जाएंगे, 4 वर्ष के हो जाएंगे। यहाँ पे 4 वर्ष की टीचर ट्रेनिंग की डिग्री होना अनिवार्य हो जाएगा। सामाजिक एवं सामूहिक रूप से वंचित बच्चों के लिए भी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। मैंने आपसे पहले भी बातें की हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की मैंने आपसे पहले भी बातें की हैं। सामाजिक एवं सामवेगिक रूप से जो वंचित बच्चे हैं उनके लिए भी शिक्षा होगी। यहाँ पे मैं आपसे बातें करूं, जैसे जो बच्चे जंगलों में रह रहे हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए भी भाई अब शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। लिंग समावेशन फंड दिए जाएंगे, जेंडर इंक्लूसिव फंड दिए जाएंगे, जेंडर इंक्लूसिव फंड की व्यवस्था की जाएगी। यार आज हम भले ही कितनी भी तरक्की कर ली हो, भले ही हम चांद पर पहुंच रहे हो, लेकिन आज भी हमारे देश की लड़कियां, आज भी हमारे देश की गर्ल्स कहीं ना कहीं घर के अंदर ही हैं, कहीं ना कहीं उनसे मतलब यही एस्पेक्ट किया जाता है कि भाई इन्हें तो खाना ही पकाना है। ओके, ये कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में है। अगर ऐसा ना होता तो इसकी जरूरत ना पड़ती जेंडर इंक्लूसिव फंड की। ओके, तो लिंग समावेशन फंड की भी व्यवस्था की जाएगी। जैसे आपको पता है कि ये कस्तूरबा विद्यालय वगैरह होते थे ना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, तो पहले यार ये 6 से 8 तक की ही होती थी, लेकिन अब 12th तक लड़कियों को शिक्षा फ्री दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ओके, मुफ्त शिक्षा। ओके, जैसे ये जो योजनाएं होंगी ना ये 12th तक के लिए होंगी। सिंपल समझिए आप, जैसे आपको पता है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना ये सब 8th क्लास तक के लिए होती थी, लेकिन अब यही योजनाएं 12th तक के लिए होंगी। शिक्षा से आप वंचित क्षेत्रों में स्पेशल एजुकेशनल जोन बनाए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे बातें की, जो आदिवासी वगैरह होंगे उनके लिए कुछ स्पेशल जोन बनाए जाएंगे। सभी के लिए शिक्षा होगी, इंक्लूसिव एजुकेशन होगी, किसी से किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार के साथ साथ समता का अधिकार भी होगा बच्चे के लिए। जैसा कि यार मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाएगी। इंक्लूसिव एजुकेशन में किसी से किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, फिर वो चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय का हो, कैसे भी आर्थिक स्थिति वाला हो, कैसे भी माइंड डेवलप, कैसे भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला हो, कैसे भी फिजिकल डेवलपमेंट वाला हो, कैसे भी फाइनेंशियल कंडीशन वाला बच्चा हो, सबके लिए समान शिक्षा होगी। सब एक साथ बैठ के एक स्थान पर शिक्षा ग्रहण करेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ समता का अधिकार भी होगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे समता के अधिकार से आप ऐसा समझिए, नीड के अकॉर्डिंग सबको अधिकार होगा, जैसे जिसको आवश्यकता होगी। अब जैसे किसी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ होगा तो उससे ये एस्पेक्ट करना बेवकूफ़ी होगी कि ये बच्चा भी सबके साथ ही सबके जैसा ही समझे, सबके जैसे ही इसकी लॉजिकल थिंकिंग हो, सबके जैसे ही ये भी क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, तो ये बेवकूफ़ी होगी। और ये चीज़ें उसके अधिकार में भी हैं। ओके, कि आप उससे इतना एस्पेक्ट ना करें और
समता के अधिकार में यहाँ पे एक आप सिंपल और सीधी बात समझिए, सबको नीड के अकॉर्डिंग हेल्प दी जाए। ओके, बातें समझते हैं आप। अब जैसे कोई बच्चा है चलने में असमर्थ है, आप उससे ये एस्पेक्ट थोड़ी करेंगे कि बच्चा उठ के आए, सबके सारे बच्चों के जैसा वो भी काम करे। तो ये है मतलब वही यार, नीड के अकॉर्डिंग हेल्प देना। ओके, और समानता का अधिकार वही, सबके लिए समान व्यवस्था हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। क्लास में ऐसा ना हो कि हाँ लड़कों को सीट पे बिठाया जाए, लड़कियों को जमीन पे नीचे बिठाया जाए, या फिर ऐसा भी ना हो कि ये बोला जाए कि हाँ भाई गर्ल्स तो देवियां होती है, आके आप ऊपर सीट पे बैठो और बॉयज नीचे बैठेंगे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। या फिर किसी के कास्ट के आधार पर उसको सीट के ऊपर या फिर ऐसे टाट पट्टी पे नहीं बिठाया जाएगा, कास्ट के आधार पे। मैंने आपसे बातें की ना भाई, वो बच्चा किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, कैसी भी आर्थिक स्थिति वाला हो, कैसा भी उसका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ हो, कैसा भी बच्चा हो, सबको समान क्लास में बिठा के सबको साथ शिक्षा देनी है। ओके, और उनकी नीड के अकॉर्डिंग देनी है। बातें समझ पा रहे हैं आप? तो यार ये है समता का अधिकार। तो यहाँ पे कुछ बातें रही ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। ओके, उम्मीद करती हूँ बातें सारी समझ आई होंगी। तो यार वापस से बोल रही हूँ, सारी बातें एकदम की पॉइंट रही हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी थी। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m edu point। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।